तो योगेंद्र यादव जी और शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव जी ने कहा कि उनका एक वीडियो है, शहनवाज जी ने उसकी बात की, मैंने भी वो वीडियो देखा है। वीडियो में क्या है सबसे पहले वो सुनते हैं। ये पूरा 5 मिनट का, लगभग 7.5 मिनट का वीडियो है, जिसमें से 5 मिनट का मेन कंटेंट मैंने उठाया है, जिसपे वो एनपीआर, सीएए और एनआरसी तीनों की बात करते हैं। कैसे और क्या समझा योगेंद्र जी ने, वो पहले देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से। बड़ा साधारण सा काम होगा। अप्रैल के महीने में आपके घर कोई आएगा, सरकारी कर्मचारी, हो सकता है स्कूल के टीचर कोई आए, कहेंगे हमें आपके घर सिर्फ गिनती करनी है कितने लोग रहते हैं। बस नाम पूछेंगे, कब पैदा हुए ये पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आपके माता पिता, चाहे हैं या नहीं है अभी, वो कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे। उस वक्त आपको लगेगा छोटा सा मामला है। ये छोटी उंगली का पहला कदम ये है एनपीआर वाली छोटी सी उंगली। फिर दूसरी उंगली ये डी वाली उंगली है। डी क्यों? क्योंकि आपके घर से जब एक बार ले जाएंगे लिख के, उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद, चुपचाप से उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाएगा और कोई सरकारी कर्मचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे डी लिख देगा। डी का मतलब डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद, जिस पर शक है। किस बात का शक है? कि ये भारत के नागरिक दरअसल हैं नहीं। भाई कैसे फैसला होगा? कानून में कहीं नहीं लिखा कैसे फैसला होगा। हो सकता है आप अपने माता पिता की आयु नहीं बता पाए हों, कहाँ पैदा हुए हैं नहीं बता पाए हों। हो सकता है आधार कार्ड आपके नाम से इशू हो लेकिन आपके पास नंबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी आधार पे डी लगा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा, और मामला तीसरी उंगली पर पहुंच जाएगा। ये तीसरी और बड़ी उंगली है, ये है एनआरसी वाली उंगली। जिन लोगों के नाम के आगे डी लगा होगा, समझ लीजिए आपके मोहल्ले में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उनमें से 50 के नाम के आगे डी लग गया। उन 50 लोगों को चिट्ठी आएगी, पूरे परिवार में नहीं। हो सकता है परिवार में बहू को चिट्ठी आए, बेटे को ना आए, बाप के नाम चिट्ठी आए, पोते के नाम चिट्ठी ना आए। कुछ लोगों के नाम चिट्ठी आएगी और उन्हें कहा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कैसे साबित करेंगे? सरकार ने आज तक नहीं बताया है। हमारे पास सिर्फ एक असम का उदाहरण है जहां ये पहले हुआ है एनआरसी, और वहां क्या हुआ था? ना आधार कार्ड माना गया, ना राशन कार्ड माना गया, ना वोटर लिस्ट में नाम माना गया। कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, आप प्रमाण लेके आइए कि आप कहां पैदा हुए थे। आज से 30 साल पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम था कि नहीं था, पुरखों का नाम था कि नहीं था, कोई संपत्ति का प्रमाण पत्र लेके आइए। साधारण लोग कहां से जुटाएंगे प्रमाण पत्र? इसके आधार पे उनमें से कुछ लोगों ने जो आधार अपने प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, उनका मामला चौथी उंगली पे पहुंच जाएगा। ये चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की। यानी कि कहा जाएगा उस 50 में से समझ लीजिए 10 लोग बच गए जो प्रमाण नहीं दे पाए, जिनके पास कागज नहीं है, 15 लोग बच गए। उनको कहा जाएगा अब आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। ये उंगली आखिरी मौके की उंगली है, आखिरी मौका दिया जा रहा है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, विदेशियों की अदालत है। अब उसमें जाके आप साबित कीजिए कि आप विदेशी हैं कि नहीं। अगर मुसलमान हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां अब सीएए का खेल शुरू हो जाए। अगर मुसलमान हैं, आपको विदेशी माना गया है, तो अब आप तो विदेशी हैं ही हैं, चाहे आपके बाप दादा यहाँ पे 500 साल से, 1000 साल से रहते आ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो पता है क्या है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए। अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले लोग, नेपाल की तराई में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, श्रीलंका के पास तमिलनाडु में रहने वाले लोग कहाँ से साबित करेंगे भाई कि हम पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए? फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अगर साबित आप नहीं कर पाए, जो लोग भी साबित नहीं कर पाए, वो लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे और मामला अब चौथी उंगली से अब अंगूठे पे पहुंच जाएगा, अंगूठे तले दबने वाला। ये है डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल, विदेशियों के लिए बनी हुई खास जेल।
भारत सरकार इसके नियम बना चुकी है। डिटेंशन सेंटर असम में बन चुका है, कर्नाटका में काम करना शुरू कर चुका है, बाकी 10 राज्यों में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर। जिस व्यक्ति के पुरखे पता नहीं कब से यहां पे रहते आ रहे होंगे, उसे अपनी ही मिट्टी में विदेशी बना के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। ये है खेल। शुरू होगा छोटी उंगली से, एनपीआर से, और खत्म होगा कुछ लोगों के लिए। हो सकता है 1000 में से 1 लोग, हो सकता है 1000 में से 2 लोग डिटेंशन सेंटर में। क्या ये चाहते हैं? ठीक है, हम शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। योगेंद्र भाई, बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन है इसमें। चीजों को इतना जनरलाइज कर दिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो होने ही जा रहा है। आपको देखने के बाद ये महसूस हो रहा है ये तो होने ही जा रहा है। मैं अपने सवालों पर आऊं, उससे पहले मैं आपसे अभी शाहनवाज भाई पहले उंगली उठा रहे थे, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, शाहनवाज भाई से भी पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने भी कई चीजों पर जानबूझकर क्लैरिटी नहीं दी है। ये मेरा एनडीए सरकार पर आरोप है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले, चूंकि पहले मैं तो बता दूं कुछ। हाँ, आप बताना चाहते हैं बताइए। मैं ये आपको कह रहा हूं बहुत जनरलाइजेशन है, बहुत जनरलाइजेशन है। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, पहली बार एनपीआर कब आया था? तब ये 5 उंगलियां क्यों नहीं थी जब 2010 के अंदर आया था? और 2010 के उस दौरान आप, और 2004 से 2010 के दौरान आप नेशनल एडवाइजरी कमेटी में भी एक वक्त रहे हैं, और आपकी पहुंच तो सरकार के सर्वोच्च स्तर तक थी। अगर 2010 में ये एनपीआर जो आया था ये इतना खराब था, तो आपने उस पर उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? दीपक भाई, मुझे हैरानी है, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार इतनी छोटी सी चीजें भी नहीं जानता। भाई, मैं सोनिया गांधी वाली नेशनल एडवाइजरी कमेटी में एक दिन भी नहीं रहा हूं। आप राइट टू एजुकेशन वाली में थे, तो समझ आप आना राइट टू चाहिए। एजुकेशन वाली में थे। नेशनल एडवाइजरी कमेटी टू राइट टू एजुकेशन, जी, जिसका इससे कोई मतलब नहीं था इन सब चीजों से। वो एक टेक्निकल कमेटी थी, प्रोफेसर्स की, शिक्षाविद लोगों की। मैं मानता हूं। इतना क्यों आप फैला रहे हैं बेकार की बातें? अब आप सुन लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है योगेंद्र भाई, जवाब सुनिए। आप दूसरे पक्ष आप उस सरकार में प्रमुख पोजीशन पे थे। 2010 में एनपीआर आया। अगर ये एनपीआर इतना खराब था जो छोटी उंगली से लेकर आदमी को डिटेंशन सेंटर तक ले जा रहा है, तो 2010 में आपने क्यों नहीं बोला कि ये एनपीआर नहीं आना चाहिए देश में? आप तो अपनी आवाज तब भी उठा सकते थे, ये आवाज अब क्यों? अब आप सुनेंगे उत्तर? जी बिल्कुल। अब आप उत्तर सुनेंगे। पहली बात, मैं यूपीए सरकार में किसी पोजीशन पे नहीं था। ये जो एडवाइजरी कमेटी है, साल में एक बार मिलने वाली राइट टू एजुकेशन की कमेटी, लेकिन कांग्रेस सरकार की कमेटी थी। कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें क्यों फैला रहे हैं? सही चीज पे फोकस कीजिए, सही चीज पे फोकस कीजिए। इसका मतलब है कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आज कोई भी बायोटेक्नोलॉजी की कमेटी बनाएगा तो वो बीजेपी की कमेटी बन जाएगी। बेकार की बातें मत कीजिए, गंभीर चीज पे फोकस कीजिए। नंबर 1, पहली बात यह है कि इस टेप का जो हिस्सा आपने नहीं दिखाया, मगर आपने अच्छी चीज दिखाई, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं, बिना एडिट किए आपने दिखाया। इसके आखिर में मैं कहता हूं कि इसका एनपीआर का बायकॉट होना चाहिए, और मैं कहता हूं कि एकदम अहिंसक तरीके से होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने माननीय शाहनवाज जी के लिए बता दूं, मैंने जाके वहां जाफराबाद में, क्योंकि पहले उन्होंने पूछा था पीस का वीडियो क्यों नहीं आया, मैंने जाफराबाद में वहां खड़े होके, जब हिंसा शुरू होने का डर था, वहां खड़े होके मैंने बोला था कि तुम लोग सड़क ब्लॉक मत करो, वापस जाओ। मैंने बाकायदा लेक्चर दिया, वो वीडियो है, कृपया देख लीजिएगा। मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूं। अब जो 5 बातें मैंने इसमें कही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने का बताया। तो सुन लिया, ये 5 बातें 100% सही हैं। इसमें लेश मात्र भी एग्जिजरेशन, स्टाइलाइजेशन, जनरलाइजेशन नहीं है। दीपक भाई, आपके लिए मैं बता दूं, नंबर 1, मैंने कहा 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू होगा। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई एतराज नहीं होगा। ये भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, और जो मैंने कहा पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन फील्ड में है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा है डी, डाउटफुल वाला। ये 2003 के अमेंडमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। इसके लिए किसी फ्रेश नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ये भारत सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद जो रूल्स इशू किए गए थे 10 दिसंबर 2003 को, उस रूल्स में डी का प्रोविजन है, डाउटफुल करने का प्रोविजन है, और उस रूल्स के तहत उसमें कोई नए रूल्स अब आने की जरूरत नहीं है। और उसमें
एक अफसर को पूरी ताकत दी गई है, कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि डाउटफुल किस आधार ठीक पे है। किया जाएगा। आप कृपया चेक कर लीजिए, ठीक है। मुझे बता दीजिए। मैं शहनवाज भाई का नंबर वर्णन 3 एनपीआर, अब एक एक करके सुन लीजिए। एनपीआर जो आप कह रहे हैं, आपकी यही बातें मैंने दिखाई है। मैं बता रहा था, सारों पांचों उंगलियां सही है। नई बात बताइए ना, मैं आपको कानून बता रहा हूं, कानून हर एक का बता रहा हूं, कहां कहां कानून है। योगेंद्र जी, आप रिपीट कर रहे हैं, एक बात कानून पर आधारित है, इसमें कोई खौफ फैलाने की कोशिश नहीं है। बताया, मैं जवाब दूंगा। एक बात कानून पर आधारित है, मैं ये बता रहा हूं। एक बड़ा लेमैन का सवाल आपसे जानना चाहता हूं। एक बड़ा लेमैन का सवाल आपसे जानना चाहता हूं। एक बड़ा लेमैन का 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट रिपीटेशन, 1 मिनट का जवाब नहीं पूछने देते। आप हर बात को कहते हैं टुकड़े टुकड़े में पूछिए। मैं एक टुकड़ा पूछ रहा हूं, वो टुकड़ा नहीं बता रहे हैं। आपको टुकड़े टुकड़े से क्या मतलब है? पूछिए। आपने 5 मिनट का वीडियो मैंने संयम से सुना, उसके बाद फिर वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूं, इस तरह से लोगों को डराना मैं तो भैया एक एक चीज का बता रहा हूं कि कानून है हर चीज का। कोई जब एनआरसी की अभी चर्चा नहीं है तो क्यों डरा रहे हैं साहब? जब एनआरसी को कैबिनेट में लाए नहीं, क्यों डरा रहे हैं? क्यों मासूम लोगों के साथ अपनी सियासत के लिए ऐसा कर रहे हैं? देश के मुस्लिम भी हों या हिंदू हों, 130 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, उनकी बात पर लोग यकीन करते हैं। आपने बार बार मेरे से पूछा कि दंगे का सवाल, तो मैंने कहा कि पुलिस की जो तादाद थी, वहाँ एक बड़ी साजिश हुई कि शाहीन बाग में कुछ नहीं हो रहा, इधर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, एक धरना करो, पुलिस की तादाद कम होगी, पुलिस फायरिंग कर देगी, इससे माहौल और होगा। पुलिस ने अपनी जान दे दी, डीसीपी, एसीपी और रतनलाल शहीद जमीन पर गिर गए, फिर भी उसको सराहने का काम आप नहीं कर रहे। मैं आज आपसे योगेंद्र जी कहना चाहता हूं, आपने सियासी पार्टी शुरू की है, आपसे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राह पर भड़काएंगे। भड़काना बंद कीजिए। आज ये है, ये देश आज भी सबसे सुरक्षित देश है। कोई डिटेंशन सेंटर में जाने वाला नहीं। कोई हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की बात का एक बार कोट नहीं किया आपने। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है, जिसके पुरखे यहीं के हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर सकती। जिन मुसलमानों को जाना था पाकिस्तान, वो चले गए। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो यहीं जिंदा है और मरेगा तो इसी मादरे वतन के खाक में मिलेगा। हम डरने वाले नहीं हैं, आप डराइए मत। खुदा से डरने वाली कौम को आप एनआरसी के नाम पर मत डराइए। सियासत का और कोई तरीका अपनाना चाहिए हमारे विरोधियों को, लेकिन ये डर का वातावरण पैदा करके जो हिंसा हुई, इसका पक्ष आप कह रहे हैं कपिल मिश्रा का बयान, मैं सहमत नहीं कपिल मिश्रा का। हम एनआरसी और सीए पे मैं कहता हूं कई सारे सवाल हैं जो आपसे भी पूछना है, इनसे भी पूछना है। सहमत हूं। जो शर्जिल इमाम ने दिया हो, या शाहीन बाग के मंच पर मणिशंकर अय्यर ने दिया हो, या योगेंद्र जी आपने दिया हो, वो सब बयान भी जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं आप लोग। ठीक है, मैं यहां पर रुकता हूं, लेकिन बड़ा सवाल आपने कहा सब कुछ सत्यता की कसौटी पर है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं काफी रिसर्च निकाल के आया था योगेंद्र भाई, थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूं, उसमें 15 पॉइंट है एनपीआर वाले। बिल्कुल पूछिए, एक चीज मुझे दिखाइए जो इसमें गलत हो। सबसे पहली बात, एक भी प्रश्न पूछ लीजिए जो मेरे इस बयान में गलत है, आप बताइए। आपने दो बात कही कि पूछा जाएगा आपके पिता कहां पैदा हुए थे, आपकी मां कहां पैदा हुई थी, अगर आपको नहीं पता होगा तो शायद आप डाउटफुल में चले जाएं। ये सवाल 15 के प्रोफार्मा पे नहीं है, आप वेबसाइट में निकाल के देख सकते हैं। दूसरी बात, 2003 में कानून बना, 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। अगर ये इतना खतरनाक कानून था तो उन 10 सालों में आपने एक भी बार इसको आवाज उठाने की क्यों नहीं सोची? आज क्यों आपको याद आया? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि एनपीआर पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है, ये हाल ही की बात है, और उन्होंने कहा है कि 144 पिटीशंस हैं। अगर ये इतना खतरनाक होता एनपीआर तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देता कि पहले हम सुन लें, उसके बाद आगे एनपीआर होगा। जवाब दूं? जी।
थोड़ा पहली संक्षेप में। बात, सुप्रीम कोर्ट ने एनपीआर पे एक शब्द का फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पे स्टे लगाने से इनकार किया है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर, मैं आपको CAA कटिंग NPR दिखा में देता तो हूं। करना सीख लीजिए। प्लीज प्लीज, दूसरी एनपीआर के बात, बारे में भी आप उठा के पढ़ लीजिए। CAA एनपीआर के बारे में भी NPR पे उन्होंने कोई कहा नहीं, है, केवल CAA पे जजमेंट उन्होंने है। ये भी कहा है कि एनपीआर की CAA पे प्रक्रिया को हम जजमेंट है नहीं भाई। रोकेंगे। हम एनपीआर की प्रक्रिया, 144 पिटीशन सीएए की हैं। सर उसमें एनपीआर भी शामिल है और उस पे उन्होंने ये भी कहा इस पिटीशन में, आप फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं अभी उस पे लगभग 100 पेज पढ़ के आ रहा हूँ योगेश कि जी को एनपीआर लगता है पर कि किसी इनके भी अलावा तरह का कोई स्टे पढ़ता नहीं। वो नहीं देंगे। 1 तारीख से जो एनपीआर ये की प्रक्रिया गलतफहमी है शुरू हो रही है, योगेश जी को। सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोकेगी। आपने जो प्रश्न पूछे मुझे उसका उत्तर दे देता हूं। ये जो 144 पिटीशन है, ये मुख्यतः सारे सीएए के पिटीशन हैं। सर, इसमें अभी NPR भी जुड़ा हुआ है। NPR की लीगल वैलिडिटी के ऊपर सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट, किसी ने बोला है बीच में, मगर मुख्य सर, उन 144 पिटीशन में सीएए भी है। अभी आप कह रहे थे एनपीआर पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, अब आप कह रहे हैं शायद किसी ने बोला होगा। दोनों में अंतर है। पूरा गूगल कर लें। सुप्रीम कोर्ट, लोग अपनी पिटीशन में बोलते हैं, इसके बारे में मेन जजमेंट नहीं आया है। मेन जजमेंट सीएए के बारे में लेकिन आया है। सुप्रीम अभी कोर्ट तक ने 1 NPR की अप्रैल लीगल से शुरू वैलिडिटी होने टेस्ट वाली नहीं हुई है। एनपीआर की हो जाएगी प्रक्रिया तो हम बात कर को लेंगे। रोक लगाने से इनकार किया है। यानी 1 अप्रैल से एनपीआर की प्रक्रिया होगी, जो आपके हिसाब से छोटी उंगली है। अभी तक जी, तो मैंने जो बताया था कि ये प्रक्रिया बिल्कुल लीगल है। आपने प्रश्न पूछा था कि ये 2015 में ये सवाल नहीं थे, बिल्कुल ठीक आपने कहा। 2004 से 2014। मैं 2020 की बात कर रहा हूं, जिसका ड्राफ्ट अब अवेलेबल है। सर 2010 में भी एक मिनट एनपीआर सुन हुआ तो है, लो। उसका भी ड्राफ्ट अवेलेबल NPR था। 2010 में हुआ था, 2015 में हुआ था। सुन तो लो दीपक, जी जी। 2010 और 2015 में ये सवाल नहीं थे। 2020 में नए सवाल डाले गए हैं 6, जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है, जिसके बारे में नीतीश कुमार विरोध कर रहे हैं। मेरी ना मानो, नीतीश कुमार की तो मान लीजिए, वो किसी हवाई चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। 6 नए सवाल डाले गए हैं। मैं आप उसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल कहा ये सवाल इस वक्त हैं, इस पे ट्रेनिंग हो चुकी है, इसके बारे में डिस्कशन हो चुके हैं। और फिर आपने पूछा कि मैंने 2010 में जो एनपीआर हुआ, इसका विरोध क्यों नहीं किया। मैंने इस वक्त इसलिए विरोध नहीं किया कि उस वक्त तक राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा था कि हम एनआरसी लागू करने जा रहे हैं। उस वक्त गृह मंत्री ने यह नहीं कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, मैं सीए और एनआरसी को जोड़ूंगा, और उस वक्त तक सीएए नहीं आया था। अब मैं ठीक है, कुछ बोल शहनवाज जी सकता हूं। ये फर्क है तब में और अब में। सवाल बदल गए हैं, उद्देश्य बदल गया है। ये मिनट बात 36 सेकंड पहले वीडियो, फिर योगेन जी का जवाब सुना है, और योगेन जी से शुरू से पूछ रहा हूं कि आप जो ये समझा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, आपके डराने से जो ये हिंसा का दौर शुरू हो जाता है, इन अपने टुकड़ों पर लोगों को अब डराना बंद करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि आप लोग जिस तरह एनआरसी पर कह रहे हैं, जब पार्लियामेंट में जवाब आया आप अधूरा सुनते हैं और अपनी बात जो आपको सूट करती है उस पर अड़े रहते हैं। आपने ये सुना कि पार्लियामेंट में कहा कि एनआरसी का कोई प्रस्ताव नहीं है, जवाब में फिर एनआरसी पर क्यों डरा रहे हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से मैंने पहली लाइन पूछी, योगेन जी बताएं किसी की नागरिकता जाने वाली है क्या? आप बोले हाँ या ना में आप हमको बता दें, फिर योगेन जी 3 मिनट इस पर जवाब देंगे। मैं तो कह रहा हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसी की नागरिकता योगेंद्र जी जाने वाली है, हाँ या ना बता दें आप हमें। मैं चुप होता हूँ, सुनता हूँ आपका। योगेन जी, सीधा आपसे सवाल है, इसलिए मैं बीच में उसमें कॉमा प्रीफेस नहीं आपने लगाऊंगा। 3 प्रश्न पूछे हैं, तीनों प्रश्नों को मैं जवाब दे देता हूं। आपने कहा कि आपने इससे पहले कहा था कि डिटेंशन सेंटर का कोई मामला ही नहीं है, प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं करते डिटेंशन। प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश में डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। ग्वालपाड़ा में डिटेंशन सेंटर है, कर्नाटका में इनॉग्रेट हो चुका है, और संसद में सरकार ने डिटेंशन सेंटर कैसे चलेंगे उसका मैनुअल पेश किया है। नंबर 2, आपने पूछा है एनआरसी का ड्राफ्ट ही नहीं है, सरकार कह चुकी है एनआरसी होने ही वाला नहीं है, आप डरा क्यों रहे हैं?
मेरा इसका उत्तर ये है कि CA भारत के राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बोल चुके हैं कि एनआरसी लागू किया जाएगा। अभी माननीय गृह मंत्री एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर वो दोनों झूठे हैं तो आप बता दीजिए, मैं उनके झूठों की बातों को विश्वास नहीं करूंगा। तीसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं सीएए के बारे में। झूठ, अब झूठे क्या नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड बोलते हैं, पढ़े लिखे आदमी कि नहीं? आपको मैं झूठा बोलूं तो क्या कहेंगे आप मेरे प्रधानमंत्री को झूठा कहेंगे, गृह मंत्री को झूठा कहेंगे, और मैं कह दूं आप झूठे हैं। पूरे देश के सामने कह रहा हूं कि आप झूठ फैला रहे हैं। आप किस तरह के शब्द का उपयोग करते हैं योगेंद्र जी? क्या शोभा देता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का उपयोग करना? और आपको मैंने पूछा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसी को भी नागरिकता नहीं जाने वाली, इस पर आप बोल नहीं रहे। किसी की नागरिकता जाने वाली है क्या? मैंने पहला सवाल पूछा, उससे आप बच रहे हैं। चूंकि और कम से कम 3 सवालों मेरा अनुरोध है मैंने 2 कि का अगर जो बात आपको चुभती है वो बात हमारे नेता के लिए बोलेंगे तो मुझे भी चुभती है। इस तरह के शब्द मत बोलिए। इस तरह कहना, आप खुद खुलेआम झूठ बोल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं। अपने तर्क देंगे, मुझे आप जिस चीज के बारे में तर्क देंगे मैं कह रहा हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसी की भी नागरिकता जाने वाली है क्या? बोले ना, अब सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं एक लाइन बोलिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किसी की नागरिकता जाने वाली है क्या? एक लाइन बोलिए, हाँ या ना। नहीं जवाब है आपके पास, क्योंकि किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। अब और सारा धरना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बंद करेंगे मेरे मालिक तो मैं बोलूंगा। बोलिए जनाब, लेकिन यही बोलिए आप। बोलिए, मैं सुनता हूं, बोलें आप। अच्छा, ये भी आपने तय कर दिया कि मैं क्या बोलूं? नहीं, अच्छा तो भड़काएंगे लोगों को, घबराओ पूरे नहीं, देश के लोगों को भड़काएंगे। अरे चुप कर जाओ ना, सुन लो यार। भाइयों बहनों, 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा, 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर ये होगा, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर धरने पर जाकर भाषण भी देंगे और एक लाइन नहीं बताएंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। ये सवाल है और आप करें जवाब आप बताएंगे। वाह साहब, सवाल भी नहीं पूछे आपसे, और सरकार से तो आप कुछ भी पूछते हैं। आप मेरा उत्तर सुनेंगे कि नहीं? जनाब जी उत्तर दें, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर एक भी भारतीय की नागरिकता जाने वाली है? दे दीजिए मुझे जवाब, मैं आपके जवाब का सम्मान करूंगा। दें। अगर आप शांति बनाए रखें तो अब मैं जवाब देता हूं। आपको लग रहा है कि पता नहीं आपने ऐसा क्या गोला छोड़ दिया जिसका जवाब नहीं है। इसका उत्तर यह है, नंबर 1, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टेक्निकली नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून है ही। थैंक यू। अपने आप में बस इतना ही चाहिए था। मैं सीएए कानून होता, उससे किसी एक भी हिंदू, अब आप मुझे शुक्रिया भी अदा करने नहीं देते। मैं शुक्रिया अदा अगर सीएए एकमात्र कानून शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तो इससे किसी भी इस देश में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाती है, अगर सीएए एकमात्र कानून होता। लेकिन क्या करें, सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ा गया। जोड़ने का काम मैंने नहीं किया, जोड़ने का काम इस देश के गृह मंत्री ने किया, और उन्होंने कहा क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने अब आप रुक तो जाइए, सुन तो लीजिए मेरे भाई। योगेंद्र जी, अब इतना डर क्यों रहे हैं? मैं आपके गृह मंत्री की बात बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए गृह मंत्री की बात। मैं इसी पॉइंट पर योगेंद्र गृह मंत्री की बात दोहरा रहा हूँ मैं, क्रोनोलॉजी अभी आ नहीं रही तो मत डराइए प्लीज। योगेंद्र जी, मैं आपका ही सवाल शहनवाज जी से दूसरे फॉर्म में पूछना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति है तो। नहीं, एंकर भी आज योगेंद्र जी हैं, आप नहीं। जरूर, अरे आप चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो लिख चुके हैं मेरे बारे में कि मैं पत्रकार हूं नहीं, तो मैंने सोचा पूछ लूं। पता नहीं अभी वो कह दें कि नहीं दीपक जी पत्रकार नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एनआरसी को लेकर ये कंफ्यूजन इसी बात से शुरू हुआ जब गृह मंत्री ने इसके बारे में, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में रखा पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके बाद उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में कहा। प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, जिसका योगेंद्र जी ने जिक्र किया, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस साल के अभिभाषण में एनआरसी का कोई जिक्र नहीं किया। इस बार पार्लियामेंट पे सवाल पूछा गया, एनआरसी पर सरकार खामोश। तो सरकार निकलकर ये साफ साफ क्यों नहीं बोल देती है कि हम आने वाले इतने सालों में एनआरसी नहीं लाने जा रहे? बड़ा कैटेगोरिकल सवाल है, क्यों नहीं बोल देती है निकल के? ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, योगेंद्र जी के लिए नहीं, देश भी सुन रहा है। इस डिबेट में देश भी शामिल है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ है।
लेकिन जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है, जिनके पुरखे यहीं के हैं, न हम उनके खिलाफ थे न खिलाफ होने वाले हैं। इसमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। ना मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। जी। अगर इतना कंफ्यूजन सीएए और एनआरसी के संबंध को लेकर हुआ है तो सरकार साफ साफ कह दे कि एनआरसी आने वाले 2 साल में 3 साल में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो देश में व्यापक चर्चा के बात हो जाएगा, तो ये इनके पूरे ऑब्जेक्शन ही खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं अभी पार्टी में, कैबिनेट में, संसद में एनआरसी का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। जिस नाम पर योगेंद्र जी या एमआईएम के लोग या कांग्रेस के लोग या ये लोग मिलके जो सोकॉल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो जो समझा रहे हैं टुकड़े टुकड़े में, वो गलत समझा रहे हैं। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक भी भारत की मिट्टी का मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला नहीं है। किसी को डराना बंद कीजिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रह गए वो यहीं रहेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री एक नज़र से, एक नज़रिए से सबको देखते हैं। किसी को भी बाहर, जो भारत का नागरिक है उसको कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है योगेंद्र जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं। मैंने इनसे कैटेगोरिकल सवाल पूछा जिस बात को लेकर पूरे कंफ्यूजन की जड़ है, क्लैरिटी हो जाए, साफ चीजें हो जाए, साफ हो जाए। उन्होंने कहा कैसे कहा, तो मैं शहनवाज जी, अगर आप यही कहना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देते, गृह मंत्री इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देते, पूरी अटकलें खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आग लगाते रहे, हम दमकल चलाते रहे। नहीं, आग और दमकल की बात नहीं है, लेकिन योगेंद्र यादव जी, मेरे कुछ सीधे सवाल आपसे, मेरे कुछ सीधे सवाल आपसे, फिर आपको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। ना, एक मिनट, ये काल्पनिक कहानी बताते हैं। डिटेंशन सेंटर, हमसे आप कहें कि आप सब जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मैं दो तीन ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहूंगा 1 मिनट में आप समअप कर ले। पहली बात, डिटेंशन सेंटर का बड़ा डर दिखाया गया। एनआरसी की बात हुई, एनआरसी की बात तब हुई जब 1985 में असम समझौता हुआ। राजीव गांधी ने किया, एनआरसी की बात आई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी असम में चालू हुई। वो टोटल इंटायरली डिफरेंट चीज है। सीएए को यह कह के रोका गया कि यह भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। कहां है भारतीय मुसलमानों के खिलाफ सीएए? सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने ये कहा एनपीआर आएगा। एनपीआर सिर्फ डाटाबेस इकट्ठा करने के लिए, वॉलंटरली आपको जानकारी देनी है उसमें। अगर आप कोई गलत जानकारी देंगे सरकार उसको भी सच मान लेगी। तीसरी बात, एनआरसी, और जब एनआरसी आ ही नहीं रहा है, प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकल रामलीला मैदान से कह चुके हैं, तो क्यों हाय तौबा मचाया जा रहा है? शाहीन बाग से 3 बार मिलने की बात हुई। आप जैसे प्रबुद्ध प्रतिनिधि जाकर गृह मंत्री से मिल सकते थे, समझा सकते थे, आप वक्त मांग सकते थे, लेकिन देश के अंदर एक बाइनरी क्यों खड़ी करी जा रही है कि ये देश में सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? सीधा सवाल है और सीधा और स्पष्ट और सपाट जवाब चाहूंगा, बस आपसे ये उम्मीद है। सीधा और स्पष्ट उत्तर। आज से 2 सप्ताह पहले हम गृह मंत्री को चिट्ठी लिख के उनसे समय मांग चुके हैं, रिमाइंडर डाल चुके हैं। उनकी तरफ से जवाब आया कि आप बताइए क्या चर्चा करना चाहते हैं सीएए पे। वो भी भेजे हुए 10 दिन हो गए हैं, गृह मंत्री के 3 दिन पूरे नहीं हुए। संतुष्ट? नंबर 1। नंबर 2, आप उनसे पूछते हैं कि एनआरसी पे प्रधानमंत्री स्पष्ट क्यों नहीं बोल देते। प्रधानमंत्री के बोलने का मतलब चुनावी रैली में नहीं होता है। प्रधानमंत्री के बोलने का मतलब होता है संसद के पटल पर प्रधानमंत्री या तो कह दें कि देखिए जब तक ये सरकार है हम एनआरसी लागू नहीं करने वाले हैं, या मैं तो इससे भी कम मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सरकार एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकाल दे 2 लाइन का कि ये जो हम एनपीआर कर रहे हैं इसके डेटा को हम एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप नोटिफिकेशन लाइए, केवल भाषण मत दीजिए, और ये होते ही मैं अपना विरोध वापस ले लूंगा। मैं आपको आपके सामने कह रहा हूं। जी, मैं कह रहा हूं कि एनपीआर का डाटा कहीं पर भी एनआरसी या किसी चीज के लिए लागू नहीं हो रहा। ये तो सिर्फ जनगणना से पहले। ठीक है, मैं यही रुकूंगा। और प्रधानमंत्री कहीं भी बोलेंगे वो प्रधानमंत्री हैं। आप नोटिफिकेशन ले आइए, मैं अपना विरोध वापस ले लूंगा। साहब, मैं योगेंद्र जी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहीं बोलेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जाके धरने पर बोले उसकी वैल्यू है, और प्रधानमंत्री बोले उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
आप उंगलियों उसकी पे गिनाए कोई उसकी legal वैल्यू value है। अब नहीं प्रधानमंत्री है। अगर ये यकीन उसकी दिलाए कोई legal value नहीं है। एकदम लीगल वैल्यू है। प्रधानमंत्री मैं जब आपसे तक 1 घंटे संसद बहस के करने को पटल पर तैयार हूं। लिखित अभी भी आश्वासन ठीक है, नहीं मैं देते, यहीं पे तब रुकूंगा। तक देखिए, उसकी आप कोई गलत फहमी legal पैदा value करते हैं। योगेंद्र भाई, और अगर कहें आपको लिखित ये दीजिए, क्या चर्चा, बात हुई? अगर आपको लगता है कि ये बहस अधूरी रह गई है, हम फिर रुक सकते हैं। आपको टेलीविजन चैनल की मजबूरी पता है, अगले प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ता है। अगर किसी दिन और चाहें कि आप इस विषय पर बहस करना चाहते हैं, आप इस पर बात करना चाहते हैं, हम फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं चलते चलते कहना चाहता हूं, जो मैंने योगेंद्र भाई को कही थी कि बच्चों की बात, शाहीन बाग में एक 4 महीने का मासूम मारा गया और लोगों ने उसे शहीद बताया। वो बच्चा जो ना महसूस करता है सकता है, ना समझ सकता है, ना उसको इस दुनिया में अपने एहसास का पता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग, ऐसे प्रबुद्ध लोग जो योगेंद्र भाई जैसे लोग हैं और जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं अपने जर्नलिस्टिक फील्ड में, उनको इन मुद्दों पर भी कुछ बोलना चाहिए कि बच्चों को अमित शाह को मारने की बात क्यों सिखाई जा रही है, आज़ादी की बात क्यों सिखाई जा रही है, और ये नारे दिल्ली में क्या कर रहे हैं, कश्मीर से आकर, JNU से आकर, शाहीन बाग से आकर दिल्ली जाफराबाद तक। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आगे कभी हम योगेंद्र यादव जी से बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।